नमस्कार, टीवी हंड्रेड देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 2022 के रण में। 2022 के रण के लिए टीवी हंड्रेड की टीम आज पहुंची है हैदरगढ़ में। यहाँ के जमीनी मुद्दे क्या कुछ हैं, लोग किन मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। 2022 में लोग एक बार फिर से किसे चुनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, अपने विधायक को किस रूप में वो चुनना चाहेंगे, उन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों के वो तमाम चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं जो चुनावी मैदान में इस वक्त अपनी अपनी पार्टियों के उन तमाम मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी हो या सपा हो या फिर जनसत्ता दल हो, अपनी अपनी पार्टियों को जिताने की कोशिश में जुटे हैं। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन तमाम लोगों से भी बातचीत की जाएगी। जमीनी स्तर पर क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टी अब लोगों के बीच पहुंच रही है, उन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उन तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं, उनका परिचय करवाते थे जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हर्षवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, जनसत्ता दल से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 से। गौतम रावत हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर। हमारे साथ और भी ब्रजेश रावत जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में बीजेपी के साथ करूं, लेकिन उससे पहले एक बार जनता के बीच जाना चाहूंगा। जनता क्या कुछ मुद्दों को लेकर कह रही है, उनसे उनके क्या विचार हैं 2022 से पहले। 2022 में क्या होगा सर? 2022 अभी स्थितियां दोनों तरफ जो है बराबर का खेल चल रहा है। सरकार कौन बनाएगा भी स्पष्ट नहीं हो पाया है और दोनों ही पार्टियां बड़ी जोश के साथ जनता के बीच अपने अपने मुद्दों को लेकर आ रही हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट डलेगा 2022 में? बेरोजगारी, जनता की महंगाई, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किसानों के साथ जो साढ़ को लेकर के सबसे बड़ी परेशानी हो रही है और गरीब जनता में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों में ये भ्रम जा रहा है कि ये जो राशन दिया जा रहा है, राशन देने का मकसद गरीबों में केवल भ्रम फैलाने की स्थिति हो रही। इसलिए जनता कहीं भी किन मुद्दों को लेकर वोट दोगे 22 में? 22 में जो है महंगाई, बेरोजगारी और जो हम किसान हैं, हमारे खेत में जो है नुकसान जो कर रहे हैं छुट्टा जानवर, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है और उन मुद्दों को लेकर जो है वो करेंगे। चलिए ठीक है, बीजेपी का रुख करते हैं। सबसे पहले बीजेपी किन बातों को लेकर जनता के बीच जा रही है और जनता से कैसा संदेश मिल रहा है? देखिए, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में रहेगी। बीजेपी ने लगातार विकास के काम किए हैं और विकास के कार्य करती रहेगी। बीजेपी का जो मुख्य मुद्दा रहता है वो हमेशा गरीबों की तरफ ध्यान रहता है। बीजेपी का जो कहना है वो अंत्योदय पर फोकस किया है। हमने हमेशा अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकते हैं हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, चाहे वो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के माध्यम रहा हो हमारे लिए, या अच्छी सड़कें उपलब्ध कराना रहा हो। बीजेपी ने लगातार विकास के कार्य किए हैं। आप सबने देखा होगा हमारे बगल से ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निकल रहा है, जो कि हमारे जो इस क्षेत्र के आसपास के लोग हैं इनके विकास के लिए, इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देगा। साथ ही इस रास्ते से निकलने वाले लोगों के लिए जो समय की बचत हो रही है, समय और धन की बचत होगी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमने लगातार इस जनता के लिए ही कार्य किए हैं बीजेपी ने, और योगी जी और मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार मिल करके देश को एक बहुत ही अच्छे रास्ते पर ले जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं 2022 में भी बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतकर आप सबके बीच में आएगी। चलिए ठीक है, सपा किन मुद्दों को लेकर अभी मैदान में उतर रही है, लोगों से कैसा रुख मिल रहा है? मेरा नाम गौतम रावत और आपके चैनल में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और सपा आज अभी जो भैया बताए हैं बीजेपी से आप प्रवक्ता हैं, तो आपने जो ये मुद्दे रखे हैं कि एक तो अच्छी सड़कें बनाना, विकास का मुद्दा, ये तो सब ठीक उल्टे काम कर रहे हैं इसके। और समाजवादी जो एक्सप्रेस बना हुआ है, समाजवादी बलिया एक्सप्रेस वे, उसको भी बीजेपी अपना ही बता के फिता भी काटी है। तो मुद्दे तो सारे समाजवादी पार्टी के थे जो बीजेपी अपनाई है। और जो रहा विकास की बात, तो महंगाई इतना कर दी है, विकास तो दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहा है। 7 साल हो गया, 7 साल में किसी भी एक रोड पर
कोई काम नजर नहीं आया। अभी गड्ढा मुक्त का, सबसे पहले गड्ढा मुक्त का उन्होंने, योगी जी ने किया था कि पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त। आज पूरा प्रदेश गड्ढा युक्त है पूरी तरीके से। तो पहली बात तो ये भी फेल हो गए। चलिए ठीक है, मुद्दे मतलब तमाम हैं, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कहीं से सामने पर खड़ी नहीं हो पाई है कि अपनी एक एक बात पे खड़ी हो या खरा उतरे। ऐसा कोई मुद्दा बीजेपी ने अभी। जनसत्ता दल किन मुद्दों को लेकर जमीन पर उतर रहा है और लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, जनसत्ता दल के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं राजा भैया, तो राजा भैया एक आदमी नहीं है, राजा भैया एक सोच है। सोच क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करने की सोच है। आपको पता है आज लोकतंत्र का क्या हाल है। मैं किसी पार्टी के ऊपर लांछन लगाना है, किसी का विरोध नहीं कर रही है। जनसत्ता दल का ये आप समझ के लिए मेन एजेंडा है, किसी का विरोध नहीं करती है जनसत्ता दल। जनसत्ता दल अपने मुद्दों को जनता के सामने आगे रखती है। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे देखिए, मेन है महंगाई, सबसे पहला मुद्दा महंगाई, फिर शिक्षा, अस्पताल और फिर लोकतंत्र को मजबूत करना। इन चारों मुद्दों पर जनसत्ता दल आपके सामने है। जनता से रिस्पांस लिया जा रहा है, लगातार मेहनत की जा रही है। अगर लोग जनता को समझ में आता है, पसंद आती है, तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर विश्वास करेगी। हमारा मकसद किसी का विरोध करना नहीं है कि उन्होंने खराब किया, अच्छा किया, इसमें फंस जाने की हमारी कोई मंशा नहीं कि इसमें हम फंस के रह जाएं, कि उनके विरोध में फंस के रह जाएं या भाजपा का विरोध करें, सपा का विरोध करें। हर पार्टी कुछ मुद्दों पे ठीक होती है, कुछ मुद्दों पे खराब होती है। कोई 100% खराब नहीं होती, कोई 100% सही नहीं होती है। तो महज विरोध करना कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वेद वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं सपा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अगर जमीनी मुद्दों की बात करें, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप बीजेपी को घेर रहे हैं? देखिए, जमीनी मुद्दे तो इस सरकार ने बहुत पैदा कर दिए। पहली चीज तो इन्होंने झूठ बोलना, जब से ये 2014 से केंद्र में आई सरकार, उसके बाद में 2019 में 17 में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति इस देश की बन गई है। सबसे झूठ बोलना तो एक जनता के लिए बड़े गुनाह की बात है। आप जो भी कार्य कीजिए, कम से कम जनता से जो भी वादा कीजिए, उस वादे पे खरा उतरना चाहिए। अगर बीजेपी अपना पुराना संकल्प पत्र दोहरा ले तो बीजेपी की समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है धरातल पे। 5 साल में योगी जी ने 5 कोई ऐसे काम नहीं बता सकते हैं जो विकास के। अभी हमारे बगल में भाई बैठे ब्रजेश रावत जी ने बताया कि विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 5 काम नहीं बता सकते हैं इस क्षेत्र के विधायक। मैं 5 काम पूछूंगा उनसे, 5 काम पूछूंगा, लेकिन अवश्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं जमीन पर पहुंच पा रही हैं और उनका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बहुत आभार आपका। आसानेश्वर धाम की पावन भूमि पे आपका स्वागत है। इस विधानसभा के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, हैदरगढ़ का विकास तब शुरुआत हुआ था जब यहाँ पे आदरणीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ से चयनित होकर मुख्यमंत्री के बने थे। हैदरगढ़ का विश्वास, इस स्थान का विश्वास एक दल से नहीं, एक विचारधारा से है, और वो विचारधारा है राष्ट्रवाद की, विकासवाद की। भ्रष्टाचार जहाँ पे जिसका कोई जगह ही नहीं है। आप अगर बात करते हैं कि प्रदेश सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज अगर गरीब खुशहाल है, कोरोना के 2 साल पूरे देश ने ही, पूरी दुनिया ने झेला। मेरा एक सवाल है, सबके सामने रखता हूं, इन 2 सालों में आज जो नई नई गाड़ियां, आज जो नई नई टोपियां निकल रही हैं, ये 2 सालों में कहां थे? कोरोना से लड़ाई में लड़ने के लिए कोई और दल और कोई और अन्य दल सामने क्यों नहीं आया? मैं अपनी सरकार की उपलब्धियां बताऊं तो सरकार की मेरी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारत माँ का गौरवशाली इतिहास अगर किसी ने फिर से रचने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और यहाँ के जनमानस की केवल एक उनके आशीर्वाद के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विकास के सारे कर्म जो भी उन्होंने अपने वचन पत्र में कहे, पूरा किया गया। चाहे कश्मीर से शुरुआत कर लीजिए और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि संकल्प पत्र अगर उठाकर देख लें, बीजेपी लोगों के बीच नहीं जाएगी। अखिलेश यादव कई बार इस बात को लेकर निशाना साध चुके हैं। अखिलेश जी के पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं अपने दल की बात करूंगा। हमारा दल सकारात्मक राजनीति में भरोसा रखती है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, राजनीति की संज्ञा है।
लेकिन राजनीति अगर सकारात्मक हो और सुचितापूर्ण हो तो फिर आप आरोप लगाने से पहले अगर एक उंगली अगर आप हमारे ऊपर उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां आपके ऊपर पहले से ही है। हमने केवल एक इलाके का विकास नहीं किया, एक परिवार का विकास नहीं किया, हमने समस्त भारत, समस्त प्रदेश के विकास की नीति को देखा है। आज अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करने से डरता है तो वो डर क्यों आज पैदा हुआ है? अपराध करने से डरता है। और पहले क्या था माहौल कि अपराध होते रहते थे और लोग शाम को घर से बाहर निकलने से डरते थे। ठीक है सर, इसी पे मैं पूछता हूँ, आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं पंकज यादव जी, और ये कहा जा रहा है कि अब जो अपराधी हैं इन घटनाओं को अंजाम देने से पहले सोचता है, डरता है कि योगी सरकार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्गीय राम सेवक यादव जी की धरती है और बाबा अवसानेश्वर जी की धरती है। अब अपराध की बात की जाए तो दिन दहाड़े बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है और किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दी जा रही है। इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? लखीमपुर खीरी की घटना रही हो और अभी जब चुनाव हो रहे थे, जब अभी प्रमुखी के चुनाव हो रहे थे तो जिस तरह से लखीमपुर के आसपास महिला का चीर हरण किया गया और बहुत भयानक तस्वीर थी, उसको नामांकन नहीं करने दिया गया। और अब संविधान में इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? देश में न संविधान सुरक्षित है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। जिस तरह से पूरे देश का किसान बॉर्डर पर 2 सालों से लड़ रहा था और 700 से 800 किसान शहीद हो गए। सरकार दबाव में आकर के, जब देखा कि चुनाव है, दबाव में आकर के सरकार ने घुटने टेक दिए। तो अब अपराध की बात क्या है? अब इससे बड़ा मैं उदाहरण। ठीक है, मैं गौतम जी से जवाब ले लेता हूं क्योंकि इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा चल रही है। लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था, कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको भी जब लोगों के बीच जा रहे हैं इसको लेकर समस्या पैदा हो रही है? देखिए, जो कुछ गलत हुआ सरकार ने उस पर तुरंत एक्शन लिया, तुरंत उस पर कार्रवाई की। जो गुनहगार थे आज वो जेल के अंदर हैं। सरकार ने किसी की भी तरफ पक्षपात नहीं किया है, चाहे वो मंत्री का बेटा खुद स्वयं क्यों ना रहा हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है और आज वो जेल में है। उसके बाद भी जो विवाद ये है कि जेल में वो हैं, लेकिन उनके पिता अभी भी मोदी कैबिनेट में बने हुए हैं। देखिए, जो अपराधी है सजा उसी को मिलेगी, पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती है। जो अपराधी है वो आज जेल के अंदर है, यही हमारी स्पष्ट बात है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज को, बेवजह ही इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जेल में, भाई अपराध जो करेगा वही तो जेल में जाएगा ना, पूरा परिवार तो जेल में नहीं जा सकता उसके लिए। तो अपराधी आज जेल में है, जिन्होंने गलती की है उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। साथ में जिनकी हत्या हुई है उन परिवार के साथ में बीजेपी ने अपनी पूरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ उनको जो मुआवजा हो सकता है, जो उनकी आर्थिक मदद हो सकती है, वो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर की है। जो हो सकता था उससे अधिक कहीं किया है। ठीक है, मैं लोगों के बीच आऊं, लेकिन लोगों की मदद की गई है और जो अपराधी है या जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पूरे परिवार को क्यों घसीटा जा रहा है राजनीति में? नहीं, ये तो जब मौका जो पाता है पूरे परिवार को घसीटने का काम, अगर उनके बेटे ने ऐसा कृत्य किया है तो कहीं न कहीं अपने पिताजी के संरक्षण में ही काम किया है। पिताजी के ही संरक्षण, उन्हीं की ताकत से ही तो ताकत है, तभी जाके ये कृत्य किया। तो क्यों नहीं षड्यंत्र में उनको भी लाया जाए? क्यों उनका पद अगर बीजेपी रखे, बीजेपी कोई अपराधी को नहीं रखना चाहती है तो क्यों उनको रखे हुए कैबिनेट में अभी? तो इस पर विचार करने की जरूरत है। बराबर विपक्ष, समाजवादी वजह क्या नजर आती है आपको? आखिरकार ऐसी क्या वजह नजर आती है जो सरकार इतना बड़ा रिस्क ले रही है कि इसको लेकर लगातार विवाद हो रहा है, फिर भी उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटा रहे? आपको क्या कहते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल से हटाने का और इतना बड़ा विवाद तो साल भर 14 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं, वो भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब उस पे इनको कोई वो नहीं हो रहा है, जरा सा भी तकलीफ नहीं हो रही। 750 किसान आज मर गया है, वहां पर शहीद हो गया है। आज तो कम से कम मोदी जी को यही आंकड़े नहीं पता कि 750 किसान वहां पर मर चुका है बॉर्डर पे। तो आज एक छोटे से नियम जो 2 मिनट में उन्होंने सत्ता का लालच देखकर, चुनाव को आते हुए नजदीक देखकर किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए कि हो सकता मैं नहीं समझा पा रहा हूं, इस वजह से ये इतनी सी बात कह के आज 750 किसानों की हत्या का जो ये मामला है, ये हत्या के मुकदमे किसके ऊपर लगाए जाएंगे? मैं भी ये भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मीडिया से
कि ये 750 किसान जो मरे हैं, इनकी हत्या का श्रेय किसको जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, मैं जवाब भी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से लोगों के बीच पहुंचेंगे। क्या कुछ मुद्दों को लेकर 2022 में आप वोट करेंगे? हैदरगढ़ के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे? सर विकास के विकास किस तरह का विकास? सड़कें बन रही है ये कह रही है सरकार, पुल बन रहे हैं। सर विकास अब अगर रोड पे अगर दिखता हो भाजपा का, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, भाजपा का अगर कहीं विकास दिखता हो तो आप हमें दिखाइए। मैं प्रक्षेत्र देखना चाहता हूँ कहाँ पे विकास हुआ है हैदरगढ़ में। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए अभी विकास की बात कर रहे थे, ये कोरोना काल में स्कूल बंद हुए, कितने बच्चे बेरोजगार हो गए हैं। लोग अभी भैया कह रहे थे कि रोजगार पाए हैं, 2 साल में गाड़ियां आ रही हैं, सब कुछ आ रहे हैं, जिसके पास जो है वही तो ले पाएगा। मैं किसान और छोटे तबके के आदमी से पूछना चाहता हूं, ठीक है सर, 2 पहिए की गाड़ी कोई अगर लेके दिखाया हो तो हमें बताएं भाजपा के। ठीक है, किन मुद्दों को लेकर 22 में चुनेंगे? भैया 22 में विकास का मुद्दा हमारा है। सबसे पहले 22 का चुनाव यूपी गवर्नमेंट का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, और हम अपेक्षा करते हैं कि इस सरकार से हमको विकास मिले। कहीं 5 साल विकास किसी ने देखा हो तो बता सकता है। चलिए ठीक है, 5 साल में विकास कहीं किसी ने देखा हो, उसको लेकर आप बात कर रहे हैं। जनसत्ता दल पार्टी ने विकास देखा यहाँ पर? देखिए विकास आप किस सेंस में कह रहे हैं, ये सबसे पहली बात है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कह रहे हैं या फिर आप डाटा पर जाइए। देखिए कहने का कोई फिलोसफर तो यहाँ पे है नहीं कि फिलोसफी से इंस्पायर करेगा लोगों, मतलब बदलना चाहेगा लोगों का माइंडसेट। डाटा क्या कहता है उस पर जाना चाहिए। आप 2020 का अगर आप फार्म सुसाइड देखेंगे तो 18% बढ़ गया है। नहीं, हैदरगढ़ का बताएं। अच्छा, हैदरगढ़ का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने ही है, कोई देखने का कोई नया एडिशन तो हुआ नहीं है, पुराना है। हमें लगता है उसका मतलब रिपेयर भी नहीं कराई गई है चीजें जो पुरानी थी। तो हैदरगढ़ में तो कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, आपको कुछ नजर आया हैदरगढ़ में विकास? एक नजर आया, जो समाजवादी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया था, शुरुआत शिलान्यास किया गया था, उसी का काम पूरा होता हुआ नजर आया, जो 5 सालों में पीछे हमारी सरकार ने की थी। इसके अलावा कोई वो नहीं, और ये भी सारा श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को जाता है। चलिए ठीक है, आपको कुछ विकास नजर आया? ना भैया, यहाँ कोई विकास हुए नहीं। केवल समाजवादी सरकार में जो अभी भी मुख्यमंत्री जी आए थे, वो सैकड़ों करोड़ की सौगात देकर गए। जी, कम से कम आप समझिए कि 20 लाख नौजवान जो है गाजीपुर से रथ चला है और लखनऊ तक 20 लाख नौजवानों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का स्वागत किया। और विकास की बात अगर आप करें तो हैदरगढ़ विधानसभा में समाजवादी सरकार में ही विकास हुआ है, बाकी टोटल विनाश हुआ है। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, चूंकि सरकार चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं आपसे दोनों से जवाब लूंगा इन तमाम चीजों का। हमारे साथ नेहा आनंद जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपको क्या नजर आया हैदरगढ़ के अंदर बीते 5 साल के दौरान? सामंतवादी व्यवस्था और अच्छी हो गई है यहाँ पर। पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैदरगढ़ के जो जितने भी सामंतवादी हैं वो सब और मजबूत हुए हैं। गरीब और गरीब हो गया है, पीड़ित और पीड़ित हो गया है। शोषित को दिन भर ढूंढा जाता है कि किस प्रकार और परेशान कर सकते हैं, और अगर यदि वो समाजवादी पार्टी का है तब तो फिर उसको और ज्यादा उसका शोषण करना, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है और उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर न्याय मांगती है तो ना शासन प्रशासन साथ देता है, और हर एक मामले में यदि समाजवादी पार्टी का वहां पर उन्हें एक क्लू भी मिल जाता है तो पूरा प्रशासन बिल्कुल से हाथ पैर खड़े करके अलग कॉर्नर पकड़ लेता है। चलिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। पंकज यादव जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, आपने कुछ विकास देखा? विकास बहुत विकास हुआ समाजवादी पार्टी में। जब हमारी 5 साल में, मैं 12 से 17 तक सरकार थी, तो इसी विधानसभा में हमारी सरकार ने, हम लोगों ने 9 पुल बनवाए थे। और बिजली के जितने भी, अभी ये हैदरगढ़ का था या चाहे भिलवल का रहा हो, चाहे कोठी का अस्पताल रहा हो, चाहे जितने भी रहे, तब समाजवादी पार्टी सरकार ने ही बनाए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि किसानों के मसीहा हैं, और पढ़ाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे दवाई हो, सब समाजवादी पार्टी ने ही तो मुफ्त किया है। तो चाहे लोहिया आवास रहा हो, चाहे मेट्रो ट्रेन रही हो, चाहे जितने बड़े बड़े ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस रहा हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस वे रहा हो, चाहे वित्तविहीन
कॉलेजों में मानदेय देने की बात रही हो, चाहे नौकरी देने की बात रही हो, चाहे नौजवानों को टैबलेट देने की बात रही हो, लैपटॉप देने की बात रही हो, सब तो समाजवादी पार्टी ने सरकार ने किया। ठीक है, मैं आप ही के पास आता हूं। तमाम लोगों की बात आपने सुन ली। विकास को लेकर वो कह रहे हैं क्षेत्र में कुछ खास नहीं हुआ है, सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बार बार समाजवादी पार्टी कह रही कि हमारा काम था, फीता आपने काटा है। दोनों बातों को लेकर फिर दीक्षित जी का देखिए, ये इन लोगों का कहना है सिर्फ नींव रख देने से ही सब कुछ काम नहीं पूरा हो जाता है। सरकार ने इसको एक रिकॉर्ड समय में, एक सीमित समय के अंदर इसको पूरा करने का काम किया है। सरकार ने पूरी तरह से इसको जिस क्वालिटी के साथ बनाया है उसको आप देख सकते हैं, आप लोग खुद चल के उसको एक्सपीरियंस ले सकते हैं। साथ ही जो जनता जो इससे गुजरती है, आप उनसे पूछिए इसकी क्वालिटी के बारे में, जिस तरह से इन्होंने बनाया है। दूसरी बात रही, जैसे लोग कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुए, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ विकास कार्यों के बारे में कुछ। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने हैदरगढ़ में बस अड्डे का निर्माण हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, जो कि 2,67,00,000 की कीमत से उसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसके अलावा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुंभा में बनवाया गया, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इसके अलावा 2 विद्युत उपकेंद्र भी बनवाए गए हैं अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में। इसके अलावा एक बृहद गौशाला का निर्माण जो है सोनीपुर में चल रहा है कार्य। इतना सब कुछ किया है तो लोग क्यों आखिरकार विकास को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या प्रचार नहीं कर पाए आप लोग, पहुंचा नहीं पाए लोगों तक? देखिए, वो सिर्फ वो कुछ सोच, उनकी विचारधारा अलग है। जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं वो दूसरी विचारधारा के लोग हैं। उनकी सिर्फ विचारधारा ऐसी है, वो उनका किसी एक व्यक्तिगत दल से समर्थन है, केवल उनका सहयोग उस तरफ है। आप जब जनता के पास पहुंचेंगे तभी आपको सही जवाब मिल पाएगा। आप जनता के बीच में जाइए, आप जनता से पूछिए जा करके। गरीबों को राशन मिला है, गरीबों को राशन मिला है। कोविड में उनकी पूरी जांच, उनकी व्यवस्था की गई। ठीक है, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जो विवाद है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का काम था, बीजेपी ने फीता काटकर इसे अपना बना लिया। भाई साहब, एक मिनट। देखिए, यहाँ पे बैठे हुए जो व्यक्ति बैठे हैं, आप उनके भाव को समझिए। आपने कहा कि हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। मैं आपसे स्वयं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप व्यक्तिगत अगर किसी दल के कार्यकर्ता से बात करेंगे तो व्यक्ति आपको दलीय बात करेगा, लेकिन अगर दिल की बात आपके किसी से करनी है तो जनता आपके सामने है। आप किसी को भी पूछिए, आपको बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे क्या किया है। अगर यही भाजपा थी जब नवोदय आया, यही भाजपा थी जब यहाँ पे चीनी में लाई, समाजवादी सरकार ने यहाँ पे क्या दे दिया? एक काम दिखा दे 5 साल के अंदर। बात करूंगा मैं सुबह नगर पंचायत की। आप हैदरगढ़ में बैठे हैं, आप इसको परिधि से नापेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला कल भी था, आज भी है और सदैव रहेगा। बाकी अगर नकारात्मक लोगों को बातें करनी है तो उनके मुंह को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि बोलने पे टैक्स नहीं है। सच्चाई अगर जाननी है तो नेता से बढ़िया है आप जनता से जाने। चलिए ठीक है, जनता से ही जान लेते हैं। अच्छा ये बताएं, 2022 कोतवाली सुनो, हैदरगढ़ के कोतवाली को बनवावा, भाजपा बनवाई। हैदरगढ़ के फायर स्टेशन को बनवावा। सुन लियो, रुक जा। फायर स्टेशन, तहसील सब एक समय बना। बस स्टेशन आज वह एक समय बना। आज हैदरगढ़ वाले अगर बड़े नेतन का छोड़ दियो, बड़े नेता का काम बता कि आलू कैसे मिला था। अगर जनता, ठीक है, मतलब जनता, मैं आ रहा हूँ आपके पास जनता के सवाल भी बहुत हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सिलसिला 2022 के रण में आज हमारी टीम हैदरगढ़ पहुंची है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, राजनीतिक दलों के भी वो चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार अपनी पार्टी के लिए लोगों को जुटाने का काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत भी की जा रही है, लेकिन लोगों से पहले पूछ लेते हैं, क्या 2022 में बदलाव होगा या फिर जो सरकार है वही मौजूदा सरकार रहेगी? 2022 में 100% बदलाव होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव ने जो भी विकास किया है वो आज तक नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जितना काम किया है उसी के फीते काटे गए हैं। उन्हीं कामों के केवल फीते काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कोई काम नहीं किया है। ठीक, 2022 हैदरगढ़ में क्या होगा? भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का विधायक जीतेगा। हम लोग जो है यहाँ पे सुकून से रह रहे हैं, यही क्या कम है। नहीं तो आलू लेने जाते थे तो कहते थे छोटा लो है, हमको
जो चाहे वो आराम से कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ठीक है, 2022 में हैदरगढ़ में क्या होगा? हैदरगढ़ में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और यहाँ से माननीय बैजनाथ रावत जी पुनः भारी बहुमत से विजयी होंगे। 14 साल के वनवास के बाद माननीय राजनाथ जी के जो अधूरे कार्य थे वो माननीय बैजनाथ जी ने पूरे किए हैं और यहाँ पे 2,67,00,000 की लागत से बस अड्डा बन के तैयार हो गया है। और उसके पहले जब माननीय राजनाथ जी थे उस समय यहाँ पे FCI गोदाम, चीनी मिल, कोतवाली, फायर स्टेशन, जो भी आपको हैदरगढ़ में नया यूनिक दिख रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और हैदरगढ़ कस्बे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 592 प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख की रुपये के बन के तैयार हो गए हैं और हजारों की संख्या में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन और निःशुल्क गल्ला देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आपराधिक घटनाएं, आऊंगा मैं दोबारा आऊंगा। भाजपा के लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नेता लोग भाजपा के लोगों को ही पकड़ के आज नेता बने यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक, आपराधिक घटनाएं कम हुई है क्या? जी, हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं। पूरी तरीके से सरकार पर अपराधियों पर अंकुश है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। इसके पहले भी हमारे एक भेलवल में कांड हो गया था, सरेआम नदी में साबड़ से मार करके उसको बहा दिया गया था। उसके लिए तब केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के थे सम्मानीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, वो लेकर के 10 दिन इस हाईवे को 3 दिन जाम करके भी आज तक वो मुलजिम घूमा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सरकार में दंगा, लखीमपुर का बता रहे सपाहियों ने दंगा हुआ है, किसानों के ऊपर हुआ है, तो हमारी सरकार ने तुरंत गिरफ्तारी किया। गिरफ्तारी के बाद न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, सपा सरकार में न्यायिक प्रक्रिया को ही ध्वस्त कर दिया। ठीक है, आपराधिक घटनाएं कम हुई है क्या उत्तर प्रदेश? देखिए, आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं या नहीं कम हुई है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा 5 साल बीत चुके हैं, ये एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है। जनता ने अपने मन में एक रिपोर्ट कार्ड बना लिया है। ये 1 साल का बोर्ड एग्जाम नहीं है, 5 साल का बड़ा बोर्ड एग्जाम है और ये जनता साफ साफ देख रही है। अगर विकास हुआ है तो विधायक जी जीत के आएंगे, अगर नहीं हुआ है तो नहीं जीत के आएंगे। बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल आपने बता दिया। 2022 के विधानसभा चुनावों में आपराधिक घटनाओं को कम करने की बात जो की सरकार कह रही है, क्या उनका असर पड़ेगा? देखिए, अपराध मनुष्य जनित समस्या है। किसी सरकारों में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। कोई भी सरकार बन जाए, ये कहे कि हम अपराध पर 0 टॉलरेंस कर लेंगे तो संभव नहीं है। और रह गई बात, हम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर विश्वास नहीं करते। हमारा अपना प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और यहाँ से समाजवादी विधायक बने। मैं इतना आपसे कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं नेहा जी आपके पास आना चाहूंगा। महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, कुछ बदलाव महसूस हुआ? आपराधिक घटनाएं कम हुई, महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया है, उस पर कुछ असर पड़ा? बेटियों को रोकना, बेटियों को जिंदा जला देना, बेटियों का रेप करके उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके जला देना, ये इस सरकार की नीति रही है। इस पर्टिकुलर विधानसभा की बात करूं, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर स्पेशल कि आप अलग से कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए एक ये नया काम हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। हमारे ब्लॉक में आशा बहुओं ने पूरे कोरोना काल में एक आदमी के घर घर जाकर के उनको कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए वैक्सीन लगाई है और आज उनके लिए कुछ भी मानदेय नहीं है। हमारे लिए महिलाओं का जो समूह है, समूह की महिलाएं हैं जो काम करती हैं, उनके पेमेंट की कोई बात नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार, जहां पाते हैं वहां सिर्फ अपनी अपनी जेबें भरना चाहते हैं। चाहे मैं अपने जिला पंचायत सदस्य हूं। सपा की क्या रणनीति है, सपा की क्या नीति है महिलाओं के लिए? क्योंकि कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, क्या सपा भी देगी? बिल्कुल देंगे। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देती है समाजवादी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ कोटा नहीं भरती है भारतीय जनता की पार्टी की तरह। जैसे महिलाओं के लिए इतने पद आरक्षित हैं, तो उन्होंने महिलाओं में उन लोगों को बना दिया जो लोग घर से बाहर तक नहीं आती हैं। समाजवादी पार्टी उन महिलाओं को आगे करती है जिन्हें बोलना आता है, जिन्हें अपने हक की आवाज उठानी आती है और बाकी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना आता है। समाजवादी पार्टी महिला नेता भी बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ और सिर्फ कोटा नहीं भरती है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इस विधानसभा में महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए कोई सुरक्षा की कोई बात नहीं है। हमारे हैदरगढ़ की सीओ एक महिला है, हमारे हैदरगढ़ में एसडीएम एक महिला है, उसके बाद भी यहाँ महिलाएं असुरक्षित हैं। मैं स्वयं जब इस विधानसभा में देर रात तक घूमती हूँ तो स्वयं असुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की यहाँ कोई बात ही नहीं है। हर जगह हर समय हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाना चाहता है, चाहे वो पार्टी के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो। इस विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ लोग शोषण करना जानते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात आप कह रही है। महिलाओं को लेकर क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या कॉलेज की व्यवस्था की गई, महिलाएं क्या सुरक्षित रह पा रही हैं? नेहा जी की बात सुनिए, आपने और भी लोगों ने कही। देखिए,
महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। उसके माध्यम से जो है महिलाओं की पूरी सुरक्षा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक महिला राजकीय इंटर कॉलेज की जो व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए प्रस्तावित जो योजना है वो प्रस्तावित है। इसके अलावा साथ में मैं बहन जी को बताना चाहूंगा इनको जानकारी के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि आशा कर्मचारी जो है उनको वेतन नहीं मिलता है और जो जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाया है उनको वेतन नहीं मिलता, मानदेय नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सरकार ने उनका जो वेतमान है उसको बढ़ा करके उन्होंने सरकार ने बढ़ाया है, अभी जल्दी ही घोषणा की इस बात की, और उनको वेतन भी लगातार मिल रहा है। साथ ही जो भी लोग वैक्सीनेशन करते रहे हैं, हम लोगों ने उनको कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स के नाम से उनको सम्मानित भी किया है और उनको लगातार हम लोग सम्मान देते रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तत्पर रही है और हमेशा आगे भी उनके लिए सुरक्षा की पूरी चिंता करती है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए क्या लग रहा है कि चाहे हम जो कुलदीप सेंगर जैसे विधायकों की हम बात करें, अब बेशक नहीं है, लेकिन वो बीजेपी में थे, उस वक्त उनके ऊपर आरोप लगे, या फिर हाथरस जैसे कांड की हम बात करें, इस तरह के जो मामले हो रहे हैं उससे पलीता लग रहा है क्या इस अभियान को? देखिए, अभियान को पलीता नहीं लग सकता है। अभियान सदैव निरंतर सतत प्रयास से चलता रहेगा। बाकी अगर आपने कुलदीप सेंगर वाला प्रकरण की बात करी, ऐसे कोई भी प्रकरण होते वो न्यायपालिका के अधीन होते हैं, उनको संरक्षण किसी दल का नहीं मिलता है। अगर हमारे दल ने उनको संरक्षण दिया होता तो आज वो शायद उनके साथ में जो हुआ है वो न्यायपालिका के अनुसार हुआ है, किसी दल ने उनको संरक्षण नहीं दिया है। लेकिन सर, पीड़िता का पूरा परिवार तबाह हो गया, पीड़िता का पूरा परिवार तबाह हो गया, आपको भी जानकारी होगी। पीड़िता का परिवार तबाह हो गया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, जो चीजें न्यायपालिका के अधीन है उस पे एक जनप्रतिनिधि या संगठन का व्यक्ति होने के नाते मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर परिवार के साथ में कुछ भी अनायास या अन्यथा गलत हुआ है और हुआ है तो उसको न्यायोचित कार्रवाई उसके साथ में की जा रही है। लेकिन एक ही प्रकरण को, और प्रकरण नहीं, वो जघन्य अपराध है, वो जघन्य अपराध है। ऐसा अपराध जिसने भी किया हो, चाहे किसी भी दल का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटियां ही जब सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हमारा भविष्य भी गर्त में जाएगा। लेकिन परंतु मैं एक सवाल आपसे एक और पुनः पूछना चाहता हूं, ऐसे कई अपराध हुए हैं विगत सरकारों में, उनके साथ में क्या हुआ? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, परंतु एक बहुत बड़ा दल है, बहुत बड़ा दल है, और उस एक दलित समाज की बेटी थी, दलित समाज की बेटी थी, और वो मुख्यमंत्री भी बनी। उनके साथ में गेस्ट हाउस में कौन सा कांड हुआ था और वहां पे कौन कौन लोग थे? क्या उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त था? क्या अगर यहाँ पे अगर संज्ञा दी जाती है कि यहाँ की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर महाराज परम पूज्य महाराज श्री आदित्यनाथ महाराज जी के लिए कहा जाता है कि बे औलाद की इनको संज्ञा दी जाती है, आप बे औलाद की, आप कैसे संवेदनहीन बात करते हैं? ये संवेदनहीन बात है। आप बे औलाद की आपने उनको संज्ञा दे दी। अरे भाई, उन्होंने अपने परिवार के पास, वो अगर परिवार उन्होंने भारत को माना है और भारत की सेवा करने के लिए कर्तव्य अपना पूरा कह रहे हैं, और आप बे औलाद कह के आप किसको गाली देना चाह रहे हैं? आप पहले अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं। अगर मैं एक दल से हूं, एक प्रतिष्ठित दल है, हमारा एक संगठन जो है, हाँ, कभी भी आरोप प्रत्यारोप में भरोसा नहीं रखता है, परंतु अगर आरोप लगाने पर हम आ जाएं तो अपने भी अंदर आप झांक के देखें जरूर कि आपने कितने पाप किए हैं, आपने कितने पाप किए हैं, और आपके आपने स्वयं अपने नेताओं को संरक्षण दिया जिनके आदेश पे एक दलित बेटी के साथ में गेस्ट हाउस में कांड भी किया गया। चलिए ठीक है सर, आपने बातें सुनी, आप ही की बात को लेकर उन्होंने तंज कसने की कोशिश की। मैं लोगों के बीच भी आऊंगा, आवारा पशु को लेकर जो इस वक्त लोगों के बीच में समस्या है, लेकिन गेस्ट हाउस काउंट जिसको लेकर आज तक समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर सवाल दागे जाते हैं, और भी कई ऐसे मामले हैं सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सच्चाई को छिपाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले में माहिर है, एक से एक मदारी हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैं साफ बोलना चाहता हूं। देखिए, सवाल इस बात का है कि देखिए, जो सन्यासी का क्या काम? भाई, सन्यासी वही हो सकता है जो एक मठ मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा अर्चना करे, उसी को तो हम सन्यासी कहेंगे।
या कोई भोग रहा है, सत्ता सरकार चला रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है। भाई देखिए, हाथरस का कांड जो हुआ, हाथरस में जो एक दलित लड़की के साथ जो कांड हुआ है, ये फिलहाल हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह की ये पहली घटना है। उसके साथ सामूहिक रेप भी होता है। वो बेशक शर्मनाक था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले हमें अपने गिरवा में देखना होगा। गेस्ट हाउस कांड, आपको मालूम है गेस्ट हाउस कांड को लेकर जितनी तरह की बातें हुई हैं, लेकिन उस कांड के बाद भी बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, इस तरह के बयान भी सामने आए। सर देखिए, अब उन बातों में मैं जाना नहीं चाहता, इसलिए कि ये लोग इसी तरह के मुद्दे बीच बीच में लाके अपनी जो कमी है उसको ये उजागर नहीं करना चाहते, उसको दबाने काम करते। अभी देखिए लखीमपुर में क्या कांड हुआ, सोची समझी रणनीति हुई कि नहीं। एक पत्रकार भी मरा, 4 किसान भी, ठीक। और अभी जो भारत सरकार के जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये 3 अक्टूबर की घटना है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का जो काम किया गया है, ये सोची समझी रणनीति के कारण। उनका बेटा जेल में है सर, अब उनका बेटा जेल में है, लेकिन 3 दिन पहले ये जो मंत्री जी हैं बयान दिया था, किसानों को धमकाया गया कि आप लोग शांत हो जाइए वरना ठीक करना मुझे आता है। वो बहुत वायरल भी हुआ है, उसको लेकर भी विवाद काफी हुआ। सर मैं आऊंगा, आवारा पशुओं को लेकर क्या हैदरगढ़ में समस्या है? आवारा पशुओं की कोई समस्या? हाँ, बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उपेक्षा उसी से आदमी करेगा। जैसे अभी है, किसानों की बात करते हैं, 2 दिसंबर को यहीं पे नवीन सब्जी मंडी में FCI का गोदाम लगा है, कांटा लगा, 4 कांटे चल रहे हैं। हमारी टाली जो है धान की 2 दिसंबर से खड़ी है। आए दिन वहाँ की जो एसमाई है वो कहती हैं कल आइएगा, परसों आइएगा। आप रात में 8 बजे जाइए, 9 बजे जाइए, व्यापारियों का ध्यान तौला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी कहते हैं कि 4 बजे के बाद रात में धान नहीं तौला जाएगा। तो यहाँ मंडी में कौन सा नियम है? चलिए ठीक है, किसानों की समस्या हम भाजपा वालों से ये अपेक्षा करते हैं, उनकी सरकार है। 2 दिसंबर से हमारा पूरी टाली खड़ी हुई है, उसको तौला दे, मैं भाजपा का सपोर्ट करूंगा। चलिए ठीक है, क्या आवारा पशुओं की समस्या है? कोई समस्या, आवारा पशु सब खेत पात चले लिया, सब भाजपा वाले खाली चिल्ला। आवारा पशुओं से इतनी दिक्कत है कि जानवरों से एक्सीडेंट होते हैं, लोग जो परेशान हो जाते हैं, जिनके घर पर अभी एक्सीडेंट हुआ था यही कमालाबाग में, लोग चोट खा गए हैं। आज देखिए जाके बेचारे के 3.5 लाख रुपए लगा है, ये आवारा पशुओं की दिक्कत से है ये। अब इसके लिए क्या भाजपा वाले करेंगे? चलिए ठीक है, आवारा पशुओं की समस्या भी बहुत है, जनसत्ता दल के पास क्या नीति है इससे निपटने के लिए? देखिए, आवारा पशु भाजपा पूछ रही किसके हैं, तो किसके भी हो, लेकिन संरक्षण का जो दायित्व होता है वो सरकार का होता है। आपकी कोई गलती की वजह से हम क्यों सहें? भाई आपके आवारा पशु हैं तो दूसरा आदमी क्यों सहे? तो इसको डिस्प्यूट को जो रिजॉल्व करने के लिए सरकार बीच में बीच बचाव करती है, तो सरकार अपना दायित्व कहीं ना कहीं नहीं निभा रही है। आवारा पशु वो नहीं। जनसत्ता दल के पास क्या नीति है जो इस समस्या का समाधान हो सके? आवारा पशुओं का रख रखाव, जगह जगह गौशाला का बनवाना और उनका सही से उनको संरक्षण देना, उनको सही से फंडिंग करना, उनकी बकायदा निरीक्षण करना, उनका सिर्फ एकमात्र यही एक तरीका है जिससे आवारा पशुओं से बचाया जा सकता है। ठीक है, गौतम साहब आपके पास क्या नजरिया है, आपका क्या नीति आपकी कहती है? जो लोगों की, जो किसान परेशान हो रहे हैं, ये सिर्फ हैदरगढ़ की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में ये आलम है। देखिए, आवारा पशु अचानक से भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में क्यों आ जा रहे हैं? तो कोई ना कोई गलती तो की होगी इन्होंने, जिसकी वजह से आजादी से लेके अब तक के 70 साल बीत गए हैं, कभी आवारा पशुओं की कोई समस्या सामने पर नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या काम कर दिया, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही बताएगी कि ऐसा क्या काम कर दिया कि आवारा पशु बिल्कुल आवारा हो गए, और पढ़ने लिखने और कमाने वाले लोग भी आवारा हो गए, वो भी आवारा हो गए। बेरोजगारी को लेकर तंज कस, वो भी आवारा हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आवारागर्दी की है, इसीलिए आज उसका नतीजा है पशु भी आवारा है और उसका संरक्षण करने वाले वो भी आवारा हो गए, पढ़े लिखे लोग भी आवारा हो गए, वो भी नौकरी नहीं पाए। ये आप समझ लीजिए, इतनी बड़ी समस्याएं हैं। और
कुछ नियम कानून जो बने होते हैं, उन नियम कानून के तहत अगर देश चलेगा तो धीरे धीरे सब सारी चीजें समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये 7 सालों में जो आवारागर्दी हुई है पशुओं की, किसान बेहाल है, परेशान है। अगर उसकी सही लागत देख ली जाए तो उसका 1 रुपए नहीं बचता है खाने को। अगर उसकी दिहाड़ी देख ली जाए, पूरा रात पूरा दिन खेत को रखाने में बीत जाता है। वो ना तो बाजार हाट जा सकता है, न कहीं रिश्तेदारी जा सकता है, और एक रात अगर कहीं से गलती से सो भी गया तो पूरी फसल उसकी चर जाती है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, इसमें जवाब ले लेता हूँ। हम अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं। मैं आ रहा हूँ मैडम आपके पास। आवारा पशुओं की जो समस्या है सिर्फ हैदरगढ़ नहीं बल्कि अलग अलग तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। बाराबंकी के बाकी क्षेत्रों में भी हम पहुंचे। आपको क्या लग रहा है कि क्या इसका कदम हो सकता है, सरकार ने क्या कदम उठाए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आवारा पशुओं की समस्या, जैसे इन्होंने कहा कि ये समस्या आई कहाँ से। सबसे पहली बात तो हमने गौकशी रोका है। हमने गौ को माता मानते हैं हम लोग, हमने गौकशी को रोका है। आवारा पशु हमारे आपके बीच के ही आए हुए हैं। सरकार इनको रोकने के लिए अपनी तरफ से जो व्यवस्था कर सकती है वो कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। एक बृहद गौशाला का निर्माण सोनीपुर में हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में गौवंश उसमें आ सकेंगे। एक जमीन हुसैनाबाद में गौशाला का निर्माण हो चुका है, वहां पर भी गौवंश रखे गए हैं। एक हमारा सिधौर में भी गौशाला बन चुकी है, वहां भी हजारों पशु रखे गए हैं। दूसरी बात रही बेरोजगारी की बात, जिसे इन्होंने कही, मैं आपको एक आंकड़ा दे देना चाहता हूँ, आप लोग गूगल करके चेक कर लीजिए। 2017 में बेरोजगारी की दर 17% थी। इस वक्त 2021 में बेरोजगारी की दर 4.2 है। आप इसको स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का स्तर कहां से कहां आकर पहुंचा है। तो जो 17% थी वो आ गया आज 4% पे रुकी हुई है। इसका मतलब सरकार ने रोजगार दिया है, नौकरियां दी हैं, चाहे ओडीओपी के माध्यम से दिया हो, चाहे उन्होंने उनको व्यक्तिगत जो चलिए कोई भी हो, लेकिन नौकरी का जो आप किस तरीके से देख रहे हैं आवारा पशुओं की जो समस्या है वो योगी सरकार के लिए एक चुनौती कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आवारा पशु की जो समस्या है, आवारा पशु की समस्या है वो किसी सरकार से भी ज्यादा हर एक कृषक की भी समस्या है, और ये समस्या व्याप्त है। इससे कोई भी, मैं भाजपा से हूँ, मैं मुंह नहीं फेर सकता क्योंकि मैं किसान मोर्चे का स्वयं प्रदेश मंत्री हूँ। आवारा पशुओं की समस्या से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। सरकार प्रशासन के साथ में मिलकर इस प्रयास में है कि किसी भी तरीके से कि गौवंश की भी सुरक्षा हो सके और उनका लालन पोषण भी हो सके। परंतु ये जो क्रिया है वो एक दिवसीय नहीं है कि हमने तुरंत कह दिया और वो समस्या खत्म हो गई। हमें गौकशी भी रुकवानी थी, गौकशी रुकवाई गई। हमको जितनी भी गौशालाएं बनाई गई हैं उनके लालन पोषण में किसी भी तरह की कमी ना हो, वो व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से करनी है। आपको भी याद होना चाहिए कि 2 साल से 5 साल की सरकार जरूर हुई है, लेकिन इसमें से जो 2 साल थे कोरोना काल के, उसमें भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि जनता का भी रखरखाव करना है, जनता का देखभाल भी करना है, और आगे सरकार की जो नीतियां हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचानी भी है, उपलब्धियां भी पहुंचानी है। तो हम लोग हर फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैम, आप किस तरीके से देख रही हैं आवारा पशुओं की जो समस्या है, क्या आपको लगता है कि क्या कदम उठने चाहिए इसको लेकर? आवारा पशुओं की ये समस्या हमारे क्षेत्र में आए दिन आवारा पशुओं के कारण, क्योंकि ये हाईवे है, आए दिन अमूमन आती है हसनपुर में, वहां पर एक दिन में 90 गायों की मौत हो जाती है। शासन प्रशासन और वहां पर सभी लोगों की लापरवाही के बदौलत गाय डूब कर मर जाती हैं। जिन गौ माताओं को आधार बना करके सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको गौ माता को एक मोहरा बनाया था वोट लेने के लिए, उन गौ माताओं का पाप लगेगा इन्हें, और ये पूरी विधानसभा से नहीं, पूरे जिले से, पूरे उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आए दिन जो गौशालाओं में इतना रुपया आवंटित किया जाता है, उसमें हर चीज में लोगों ने घोटालेबाजी करके रखी है, उनके लिए, आवारा पशुओं के लिए, और जो हमारी गौशालाओं में जो जंतु हैं, जो हमारी गौ माता है, उन लोगों के लिए जो खाने के लिए आता है, उसमें भी इन लोगों ने घोटाले करके रखे हैं। गौशालाओं के आसपास की बंजर जमीन को आप एक बार खुदवा कर देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ गौ माताओं के शव मिले। चलिए, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। अंतिम क्षणों में हम लोग पहुंच चुके हैं। आखिरी कमेंट के रूप में मैं सभी के पास आ रहा हूं। आखिरी कमेंट के रूप में क्या अपील जनता से करेंगे आप? जनता से क्या अपील कर रहे हैं, हम लोग अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है, किसी का ना विरोध है ना किसी का समर्थन है। हम लोग अपने आप से अपने मुद्दे आगे रख रहे हैं। आज तक काम किया है हमने। 2014 में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद से इस्तीफा दे दिया। अब इससे बड़ी आपको क्या बात बताएं। चलिए ठीक है, आप आखिरी कमेंट के रूप में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
तो संदेश हम अभी दे रहे हैं, लेकिन आवारा पशुओं पे जरा एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आवारा पशुओं का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। कारण ये है कि जब से योगी जी छोड़ के गोरखपुर से यहाँ आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो सारे पशु आवारा हो गए, क्योंकि पशुओं में ही वो रहते थे। अभी छोड़ के यहाँ से जब जाएंगे उत्तर प्रदेश से, तो उसका यही निवारण होगा, फिर से वही अपने गोरखपुर में तैयारी करेंगे, सारे पशु वहीं चले जाएंगे। क्योंकि जब से ये सरकार आई है तब से पशु आवारा हो गया है। क्यों? क्योंकि संरक्षण देने वाला सरकार चला रहा है। जो जानवरों को संरक्षण देते थे वहाँ पर, वो आज सरकार में बैठे, तो सरकार से वापस जाते ही ये सारे अपील वापस अपने लिए चले जाएंगे। हाँ, क्या करेंगे जनता? हाँ, जनता से क्या अपील? जनता से विकास करने वाले की सरकार बनाए। जैसे विकास पुरुष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया हैं, तो उनके विकास के कार्यों को देखते हुए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि समाजवादी की पार्टी सरकार बनाए। आखिरी कमेंट के रूप में सर क्या अपील करेंगे? देखिए, हम तो जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहते हैं कि देखिए, मेन होता है विकास, चाहे वो किसान का हो, चाहे नौजवान का हो। आज नौजवान जब बेरोजगार दर दर भटक रहा है, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने 5 साल सरकार चलाई है। दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री, सिंचाई फ्री, यानी जो कुछ भी विकास के काम किए सब समाज के लिए किया है। तो मेरा यही जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप लोग समाजवादी की सरकार लावें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने, और 6 की 6 विधानसभा सीट जो बाराबंकी में है, 6 की 6 विधानसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी कमेंट के रूप में सर क्या अपील जनता से करेंगे? देखिए, मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि जो सरकार जो इस राष्ट्र को एक अपना परिवार मान करके, इस देश को अपना परिवार मान करके लेकर चलती हो, जो विश्व के पटल पर भारत को सबसे ऊपर ले जाने का कार्य कर रही हो, जो लगातार विकास का कार्य कर रही हो, मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, जन जन का विश्वास, जन जन का विकास, फिर से एक बार भाजपा सरकार। ठीक है सर, आखिरी कमेंट के रूप में क्या जनता से अपील करना चाहेंगे सर? आज के अंतिम कमेंट के रूप में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जनता जनार्दन से हमारी इतनी अपेक्षा है कि अगर हमने सेवा संकल्प में अपना कर्तव्य निर्वहन किया है, तो आपने जिस प्रकार हमको पहले भी आशीर्वाद दिया था, पुनः आपसे वैसे ही आशीर्वाद और आशीर्वचन की अपेक्षा है। और आखिरी लाइन में इतना ही कहूंगा, सोच ईमानदार, काम दमदार। ठीक है सर, शुक्रिया। से भाजपा सरकार। ठीक है सर। नेहा जी, मेरे पास 1 मिनट बचा है। देखिए राजनीतिक दलों से पूछा भैया, एक बस 100 शब्दों की एक वास्तविकता आप कहां से निकाल के ला पाओगे? 1 मिनट भैया, हम अपना पूरा कर लें। 100 शब्दों की एक बात, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, बस। नेहा जी, माफ कीजिएगा, समय की कमी है, तो तमाम लोगों की बातों को आपने सुना, तमाम नेताओं की बातों को आपने सुना। 2022 से पहले जो लोगों का मूड है वो आपने जाना कि 2022 में आखिरकार हैदरगढ़ सीट पर क्या कुछ होने वाला है। कल हम किसी अलग विधानसभा क्षेत्र में मौजूद होंगे, वहां की तमाम लोगों की राय को आपको सुनवाएंगे, वहां के उम्मीदवारों की बात हो या पार्टी के जो लोग हैं वो क्या कुछ किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आज के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे TVN नेट। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।